अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम जो है बहुत ही आलूदा हो गया है और माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते खदशात के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई मेयार तेज़ी से ख़राब हो रहा है, जिसके बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और ट्रैफिक हादसात में इजाफे के खदशात भी बढ़ गए हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानिब से तमाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTOs और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स DTOs को एक अहम मरासला जारी किया गया है, जिसमें मौसम सरमा के दौरान महफूज और मौसर सफरी निज़ाम बरकरार रखने के लिए जामा हिदायत दी गई है। मरासले के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम ट्रांसपोर्ट ज़राए जो स्मोक में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, उनकी निशानदेही के लिए ट्रैफिक पुलिस, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी और ट्रांसपोर्ट मुश्तरका टीमें तश्कील देने की हिदायत भी की गई है। इसके साथ ही रेत और मिट्टी से भरी गाड़ियों को बगैर तरपाल सड़कों पर चलने से रोकने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। शुगर कैन ट्रॉलीज और ट्रकों और कहते हैं ना कि मजदा गाड़ियों पर जो रिफ्लेक्टर्स और स्कैनर्स लगाना लाजमी करार दिया गया, ताकि रात के वक्त हादसात के खतरे को जो है कम किया जा सके। DIG ट्रैफिक पंजाब ने वाजे किया है कि तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के जो है बैक लाइसेंस, इशारे और शीशे दुरुस्त हालत में होना लाजमी है। शहरियों से अपील की गई है कि वो रफ्तार में कमी करें, फासला बरकरार रखें और दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, ताकि हादसात से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि शहरियों को महफूज सफ़र फराहम करना ट्रैफिक पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्मोक की सीजन में हादसात की रोकथाम के लिए सूबे भर में मौसर और मुनज़्ज़म इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि अगर शहरी अपनी गाड़ियों की देखभाल, इंजन ट्यूनिंग और धुआं कम करने के इक़दाम पर अमल करें तो फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में वाज़े कमी मुमकिन होगी। मज़ीद बात करते हैं तो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा जैसे सनती शहरों में इक़दाम न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बल्कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नहायत ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम लोग रोज़ बात कर रहे हैं स्मोक के ऊपर, स्मोक से आपने कैसे बनना है और उसके साथ साथ जो है कैसे अपने बच्चों को महफूज करना है। और ख़ास तौर पे ट्रैफिक के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक ऐसे एरिया जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, वहाँ ट्रैफिक को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूज़, अब लाहौरियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो है जो 3 मैचेस की जो सीरीज़ है, T20 सीरीज़ है, वो लाहौर में शुरू होने वाली है और दूसरा मैच जो है वो आज शाम मुतवक्के है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा, और जहाँ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है 3 T20 मैचेस की जो सीरीज़ का दूसरा मार्का आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच की अगर बात करें तो बहुत होपलेस था। पाकिस्तान 55 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिससे शायकीन क्रिकेट जो है उनको खासी मायूसी हुई थी। अब तमाम निगाहें जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पर मरकूज हैं, जहाँ बाबर आजम सलमान अली आगा और उनके साथ ही जो टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में और सीरीज़ बराबर करने में पुरज़म जो है वो देखे जाएंगे या देखा जाएगा क्या होता है। पाकिस्तान की टीम में इस बार जो है मुतवाज़न इम्तज़ाज नज़र आ रहा है। कप्तानी के फ़राइज़ जो है सलमान अली आगा अंजाम दे रहे हैं, जबकि बैटिंग लाइन पर बाबर आजम, साइम अयूब, साहबजादा फरहान और हसन नवाज शामिल हैं, जो किसी भी वक्त जो है मैच का पासा पलट सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और ऑलराउंडर शोबे में मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ की शायकीन को खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बॉलिंग के शोबे में शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की नई गेंद से जारहाना आगाज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे, जबकि इब्रार अहमद स्पिन के महाज पर कलीदी किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानब अगर हम बात करें, जनूबी अफ्रीका ने पहले मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर दबाव में रखा। उनके कप्तान जो है दुनून फ्रीरा की क़यादत में जो है टीम में बैलेंस और एतमाद वाज़े नज़र आया है। डीकॉक हो गया, हेनरिक्स हो गए, ब्रियूस हो गए और डिजूरी हो गए जैसे धुआंधार बैटर्स जो है टॉप लाइन पर खेलते हुए नजर आए हैं। फील्डिंग और बॉलिंग के शोबे में भी जो है ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी देखने में आई है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक बार फिर खतरा ना साबित हो जाए तो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को भी, मिडिल ऑर्डर को भी और टेल एंडर्स को भी भरपूर तरीके से जो है खेल का मुजाहरा करना होगा। तो आज हम बात करेंगे मैच पे क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे ग्राउंड में उतरना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कहाँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स है, कहाँ पाकिस्तान की वीकनेस है। तो हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का पहले भी हिस्सा रहे हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश। बहुत शुक्रिया है ना, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में।
ताबिश, पिछला मैच आपने देखा होगा, मायूस कुन साबित हुआ है और पाकिस्तान ने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान की लाइन एंड लेंथ भी अच्छी नहीं रही है, बैटिंग ऑर्डर भी आपने देखा है, बाबर आजम कुछ नहीं कर सके, इसके साथ भी वी कुडंट प्ले वेल। तो आज के मैच में क्या तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, आज का भी मैच यकीनी तौर पर जिस तरह से पिंडी में जो पहराव था वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आज लाहौर के जो एहलियाने लाहौर है, जिंदा दिलाने लाहौर, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका। हमने पिंडी में बड़ी तादाद में क्राउड को देखा और उम्मीद यही है पीसीबी की जानिब से भी कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है लाहौर के स्टेडियम का, जाफी स्टेडियम का रुख करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कर रही है। एशिया कप होस्ट से कबल आप देखें ट्राई नेशन सीरीज हुई, वहां पाकिस्तान ने आया, वो सीरीज तो जीती लेकिन अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम में कुछ जो है तसलसल के साथ हो रहा नहीं है सिवाय शिकस्त के। हम बड़ी टीमें जो हैं उनसे हार रहे हैं, अपने होम सीरीज में हार रहे हैं, जो इंतहाई हैरानकुन है। पहला जो T20 मैच है, उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अपनी हिकमत अमली के साथ होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जब पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग करने आया तो पिंडी की पिच जो है पर्थ की पिच हो गई थी, और जब पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो वो पिंडी की पिच ही जो है बिहेव कर रही थी। तो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तमाम शोबों में इस वक्त पहले T20 में तो नाकाम साबित हुआ है। दूसरा रही बात बाबर आजम से मुतालिक, जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, बाबर आजम को जिस मयार का खिलाड़ी वो बनाने की कोशिश कर रहे, ऐसा लग रहा नहीं है कि बाबर आजम को आप एज ए सब्स्टिट्यूट लाए हैं फखर जमान के तौर पे और उनको वही रोल दिया है कि आप आकर स्लॉगिंग करेंगे। बाबर आजम का ये मयार नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा बाबर आजम के फैंस के लिए कि बाबर आजम की इस वक्त T20 आइस के अंदर जगह नहीं बनती। वो दुनिया क्रिकेट के, पाकिस्तान की इस वक्त के एरा के बड़े बैट्समैन हैं और उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन बाबर आजम को अगर आप कहें वो स्लॉगिंग करेंगे, ये सारे सिनेरियोज होंगे, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। बाबर आजम को अपने ओडीआई और टेस्ट कैरियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां वो वहां भी तसलसल का मुजाहरा नहीं। अच्छा ताबिश, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते? नहीं, बाबर आजम मॉडर्न डेज क्रिकेट का जो तरीकेकार है, जो उसका पैटर्न है, उस पर नहीं उतरते हैं। इस वक्त वो आपके वाइट बॉल के कोच है माइक हेसन, उनकी एक स्ट्रैटेजी है। वो ये नहीं देखते पाकिस्तान टीम मैच जीते या हारे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सबके स्ट्राइक रेट्स देख रहे होते हैं। तो अब आपके यहाँ तो पूरे आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपको सोचना होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीम आपने बनानी है। आपके सर पर इस वक्त फरवरी में जो है 2026 के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। को एज अ कप्तान कंटिन्यू करना है तो ये फैसले आपने अभी करने होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा मैं आपके प्रोग्राम पे अपने सहाफती फराइज को भी सरअंजाम दूं और आपको एक अंदर की खबर दूं। आज का मैच न सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए सीरीज बचाने के लिए बड़ा अहम है, बल्कि सलमान अली आगा को अपनी कप्तानी बचाने के लिए भी बहुत। मैं इस पे आने लगी थी, आपसे बात करना चाह रही थी कि सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर अगर हमने पिछली बार भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो कौन सी गलतियां जो हैं वो सीख रहे हैं अभी तक, जो गलतियां हो ही जा रही हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। और फिर ये जो कप्तान हटना, कप्तान को वापस लेकर आना, टीम अभी मैचेस हो रहे होते हैं तो उसके बीच में अनाउंसमेंट हो जाती है, रिजवान के ऊपर अनाउंसमेंट हुई, नसीम शाह की वापसी हुई, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, ये सब आप कैसे इसको देख रहे हैं? असल में सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिकली हो रहा नहीं है ऑपरेट। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो तीनों फॉर्मेट है, वो T20 आईज हो, वो ओडीआई हो या टेस्ट, उसके अंदर कप्तान तो आपने रखे लेकिन उसका नायब नहीं रखा है। दुनिया क्रिकेट के अंदर जहां भी कप्तान, अगर आप किसी नए कप्तान को लगाते हैं तो उसका नायब जो है बड़ा सीनियर होता है ताकि वो टीम को ले चले। मैं पाकिस्तान के हिसाब से ही मिसाल आपको दूं कि मुझे याद है एक क्रिकेटर से मेरी बात हुई, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे शाहिद महबूब, और उन्होंने काफी अरसे के बाद अपने डोमेस्टिक कैरियर के अंदर जो है कमबैक किया था, और वो भी एक साबिक क्रिकेटर के कहने पे किया था, मरूम आफ्ताब बलोच के कहने पे। तो जब वो आए खेलने के लिए तो उन्हें कहा गया कि अहमद सईद जो हाल फिलहाल में पीसीबी के साथ भी मुंसलिक रहे, वो कप्तानी कर रहे थे कराची रीजन्स की, तो उन्हें कहा कि वो कप्तानी करें लेकिन तुम देख लेना। तो एक नायब इतना मजबूत लगाया कि उसने जो है पूरा टूर्नामेंट कराची रीजन को आज से कई सालों पहले जिताया। तो यही हिकमत अमली होती है। टीम के अंदर बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी मौजूद है, टीम के अंदर शाहीन मौजूद है,
शादाब तैयार हो रहे हैं, उनकी मैंने कल देखी फुटेज सामने। तो आप अगर समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तान लगाया जाए तो उनकी इंडिविजुअलिटी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितनी इफेक्ट कर गई थी? मैंने हरगिज ये नहीं कहा है ना कि बाबर आजम को आपने कप्तान मुंतखब करना है। मैंने कहा कि बाबर आजम को आप नायब लगाए सलमान अली आगा का, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। या जो ये टीम के अंदर कप्तानी की जंग है इसको खत्म ऐसे ही करना होगा आपको, कि आपको किसी को नायब लगाना होगा कप्तान का। अच्छा, आप ये समझते हैं कि सीजन्ड खिलाड़ी को जो है, बड़े खिलाड़ी को जो है वाइस कैप्टन लगाना चाहिए ताकि जो है टीम के अंदर जो है मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। तो इस टीम सियासत है, टीम के अंदर एक सियासत चल रही है, इसको आपने समझना होगा। सिंस जब से नकवी साहब आए, नकवी साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े कामयाब हुए, उन्होंने स्टेडियम्स बनाए हैं, उन्होंने जो पीसीबी के अंदर खिलाड़ियों की जो सियासत थी, जो एजेंट्स थे उन पर काबू पाया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामला जो है उन पर बड़े हद तक उन्होंने काबू पाया, ब्लैकमेलिंग से खिलाड़ियों के बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन टीम के अंदर एक ऐसी इंडिविजुअल सियासत है जो मैदान में दौरान खेल होती है, उसको नकवी साहब नहीं रोक सकते। उनको उनका कोई जो मुशीर है, मशवरा देने वाला है, कोई उनका पैरोकार है या कोई भी उनका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड है, वो नहीं रोक सकता है। लेकिन उसको रोकने के लिए आपको ये हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। साथ साथ में ना आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है इसमें जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर नजर ही नहीं आ रहा। माजरत के साथ आपके पास टीम के अंदर साइम अयूब एज एन ओपनर खेल रहे हैं, साहिबजादा फरहान एज एन ओपनर खेल रहे हैं, उस्मान खान वो भी पीएसएल में एज एन ओपनर खेले थे। फिर आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप पर स्ट्रगल हो रहे हैं। फिर मुझे आप बताएं कि हसन नवाज आप उसको खराब करने मिडिल ऑर्डर में यूज लेके, हाँ ये सारे सिनेरियोज हैं। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर फिर आएगा कहां से? आपने जो मिडिल ऑर्डर के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते थे, आसिफ अली, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, आप किसी तरह उन्हें कन्विंस करें, लाया, उन पर इन्वेस्ट किया था पीसीबी ने, थोड़ा टाइम दे उन्हें 2-4 साल ताकि आपकी मिडिल ऑर्डर की बेंच बने। तैयब ताहिर कहाँ गायब है? डोमेस्टिक में उन्होंने सेंचुरी की है। आप उनको तो आप ये नहीं समझते कि फहीम अशरफ, अभी हम बात करें फहीम अशरफ मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर सकेंगे क्योंकि वो फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग भी फॉर्म में है, बैटिंग भी फॉर्म में, लेकिन उनको चांस दिया जाए तो अभी तुमको तो चांस ही नहीं दिया। असल में मसले की बात ये कि इस टीम के अंदर जो आपके कप्तान मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 11 इनिंग्स खेली और 128 रन बनाए हैं माजरत के साथ, उनकी जगह टीम में नहीं बनती है, उनको हिकमत अमली करना नहीं आती है। फहीम अशरफ से उन्होंने पिछले मैच में भी ओवर नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्या हिकमत अमली थी? सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो नहीं आए, इसका मतलब कॉन्फिडेंस कप्तान का लैक कर रहा है। वो कभी साहिब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज रहे हैं, कभी साहिबजादा फरहान को भेज रहे, कप्तान को खुद ही आना पड़ेगा। मुझे याद है 92 की जब हमने विक्ट्री का सामना किया था तो उससे पहले वसीम अकरम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी। वसीम अकरम साहब ने कहा कि उस वक्त के जो कप्तान थे 92 के चैंपियन कैप्टन, वो कहते थे यू हैव टू फेस द मीडिया, आपने मीडिया से घबराना नहीं, आपके मुल्क का मीडिया नेशनल मीडिया है और हम आपके ही मुतालिक सवाल करते हैं। पाकिस्तान की टीम की बेहतरी, पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो इस वक्त मुश्किल मसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट देख रहे होते हैं तो एक इंटरटेनमेंट उनको टीवी स्क्रीन पर मिल रही होती है, तो आप अगर उनको वो भी नहीं देंगे तो फिर वो बेचारे मजीद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक ही तो खेल रह गया, हॉकी को तो आपने तबाह कर दिया, स्क्वॉश का नाम नहीं है जहांगीर खान साहब के बाद, अब क्रिकेट रह गई है, वो भी इस वक्त बड़े बुरे हालात में है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी टीम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आज मैच जो है आज शाम को मुतवक्के है, तो अगर हम शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की बात करें तो आपको लगता है कि क्या इनसे आज जो है कामयाबियां हासिल हो सकती हैं टीम को? ज़बरदस्त किस्म के पेसर्स हैं ये दोनों। अच्छा, आपको मैं अंदरूनी तब्दीली से जो है आगाह कर दूं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी, मुमकिन तौर पर इस वक्त जराए पीसीबी की जानिब से ये इत्तला सामने आई है कि उस्मान तारिक जो है उनका आज डेब्यू मुतवक्के है। अच्छा, उस्मान तारिक एक स्पिनर के तौर पर सामने आया, उनका वो सामने तो पीएसएल के जरिए, लेकिन उससे पहले एक और मकामी लीग हुई जिसके जरिए वो सामने आए थे और बड़े जबरदस्त बॉलर थे। वो अपनी क्रिकेट जो है यूएसए में उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली थी, वही बिलोंग्स टू केपी के बैट्स, लेकिन उन्होंने यूएसए में क्रिकेट खेली थी और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के मशवरे पर जो इस वक्त यूएसए में मौजूद है, उन्होंने कहा था कि आप जाएं और आप अपनी क्रिकेट पाकिस्तान में कंटिन्यू करें और आज वो जो है मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे। रही बात किसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो दो ऐसे नाम हैं जिनको ड्रॉप करने की बात की जा रही है और बताया जा रहा है इब्रार या फिर नसीम शाह में से किसी एक खिलाड़ी को आज का मैच नहीं खिलाया जाएगा।
सवाल रही पाकिस्तान टीम के मुतालिक, अब एक चीज से ना समझ में नहीं आती है, आपने उस्मान खान को खिला दिया, आपने बड़े टाइम बाद उसे चांस दिया, कारकर्दगी क्या थी? सिलेक्शन कमेटी के जो फैसले वो तो समझ से बालातर हैं। आपको अगर विकेट कीपर बैटर चाहिए जो 7वें या 6ठे नंबर पर आकर बैटिंग करे, तो फिर आजम खान का क्या कसूर है? मैं ये पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे पता है आजम खान का क्या फॉल्ट है? उनका फॉल्ट ये है कि वो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, इसके लिए आप उनको टीम में नहीं खिलाते, वो साबिक कप्तान के बेटे हैं, इसके लिए आप उनको टीम में नहीं खिलाते। तो वजह बता दी जाए ना। वो खिलाड़ी की पीएसएल में परफॉर्मेंस रही, दुनिया भर की लीग्स खेलता है, वहां रन करता है, पाकिस्तान के लिए वो डिजर्व करता है। आप उसको वहां अपॉर्चुनिटी देने के बजाय हर किसी को आजमा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जबकि वो एक बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान की इस वक्त की T20 सर्किट के लिए कि एज अ बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के अंदर फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, बिहाइंड द विकेट्स भी वो बड़े जबरदस्त साबित हो सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आज़म खान की जगह होनी चाहिए टीम पे? चलें, आपका जो मशवरा है वो ऑब्वियसली वो जा सकता है और लोग सुन भी रहे हैं, सारे इवन ऑफिशियल्स भी सुन रहे होंगे। तो ऑब्वियसली अच्छा, साइम अयूब और साहबजादा फरहान जैसे नौजवान बल्लेबाज से आज क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए हमें? कितना स्कोर, अगर हम टॉस जीतते हैं पहले तो हमारा स्कोर कितना होता है? क्योंकि हमने देखा हमारा टोटल बहुत लो होता है, इतना हाई स्कोरिंग टोटल नहीं करता, हम 200 तक भी नहीं पहुँच पाते। पूरी टीम जो है 129 पर 139 पर ढेर हो जाती है। कितना हमें एक्सपेक्टेशंस हैं इफ वी विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट? जिन लोगों ने आपको एक मशवरा दिया था ना, मॉडर्न डेज क्रिकेट और मॉडर्न डेज क्रिकेट क्या होती है, आप उनसे पूछे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को करंट डेज क्रिकेट के भी काबिल नहीं छोड़ा है। ये हाल कर दिया पाकिस्तान टीम का। बाबर और रिजवान आया, मैं जानता हूँ स्लो बैटिंग अप्रोच थी उनकी, पावर प्ले को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते थे जिस तरीके थी। और 2019 से 2023 तक का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम का T20 में उन चंद टीमों में से था जो पावर प्ले में 40 के रन्स बना सकते थे, लेकिन वो तकरीबन 12 ओवर तक 100 कर लेते थे और 20 ओवर मुकम्मल होने तक 180 और 190 के मुताबिक स्कोर कार्ड हमारा होता था। आज हम 130 से 140 की टीम बन गए हैं। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की जो टीम है 130 से ज्यादा की टीम नहीं है, ऑन पेपर भी ऑन रिकॉर्ड भी। अब ये चीज क्लैरिफाई हो गई। आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। आप छोटी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आप उसे आइसोलेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसका मतलब है हमारा मुकाबला जो बड़ी टीमों से नहीं, हमने पिछले 4-5 साल के अंदर छोटी टीमों को ही हराया है। बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी खातिर का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और सोने पे सुहागा, यहाँ कप्तानों की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनको ऐसे ओहदों से नवाजा जा रहा है जिनकी उन्हें हावनू नहीं है, तजर्बा नहीं है, और सिस्टम को मजीद बिगाड़ा जा रहा है। ये अच्छा, आप शान मसूद की बात कर रहे हैं? आई थिंक हम शान मसूद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शान तो जिन खिलाड़ियों के मुताबिक खेले, जिनके एवज खेले, जिनके मरून मिन्नत टीम का पार्ट बने, हमें तो वो लोग भी पता है ना। हम आपके प्रोग्राम में वो लोग, वो चेहरे भी एक्सपोज करेंगे कि वो क्यों आए, कैसे आए, पाकिस्तान क्रिकेट का पार्ट बने। वो तो क्वींस क्रिकेट एकेडमी के अंदर यूके में क्रिकेट खेल रहे थे। अगर वहां के ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आपने उनको पाकिस्तान क्रिकेट का पार्ट बनाया तो आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती की। साथ साथ चंद हमारे सहाफती हलकों से दोस्त हैं जो बिला फिजूल इस तरह की लॉबिंग करते हैं, मुझे उनसे भी बड़ा एतराज है। मैं आपको बताऊं। अच्छा ताबिश, बहुत आपने डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है, गुफ्तगू की भी है। हमारे यहाँ मेंटोर्स का भी तो सिस्टम आया था, मेंटर्स भी तो हमने किए थे, उसमें हमारे साबिक क्रिकेटर्स ही थे। तो मेंटोरिंग जो सिस्टम आया था, उन मेंटोर से कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, लाखों में उनकी तनख्वाहें लगाई हुई हैं आपने। उसमें शुएब मलिक भी मेंटोर बने थे, उसमें बहुत से और खिलाड़ी हैं मेंटोर्स बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या चेंजेस आए हैं? वो कौवा चला हंस की चाल आपने सुना होगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा ही होता है। हमेशा हमें कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और उसके नताइज दूरस्त जो है होते नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में मेंटोर आपने बनाया, 50-50 लाख रुपए आपने उनको सैलरीज दी, जिस पर एक काफी ने, मुझे याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही थी, शोएब मलिक से सवाल भी किया, उन्होंने कहा पीसीबी का पैसा हमें नहीं दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप सिस्टम को सही तो नहीं करते। अब आप देखें, मोहम्मद वसीम साहब इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ मौजूद हैं। कल हिंदुस्तान की वुमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, 341 रन बनाए, जहां उनको 39 रन की जो है फतह समेटनी थी, और वहां बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की, उस टारगेट को हदफ के मुताबिक जो है चेस किया।
पाकिस्तान की मेंस टीम भी जो है ना 300 से ज्यादा के ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस देने की सलाहियत नहीं रखती है। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई बात जो है ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने मोहम्मद वसीम साहब को इस का टास्क दिया, वो पूरे इस इवेंट में हंसते रहे, जुनैद खान के साथ दांत दिखाते रहे, मुस्कुराते रहे, और नताइज पाकिस्तान टीम के ये रहे कि हम बांग्लादेश से भी हारे। अच्छा है अफगानिस्तान की टीम इस इवेंट में नहीं है, अगर वो होती वो भी हमें हरा देती। तो 8 मैचेस में से हम 8 के 8 मैचेस हारे, 1 पॉइंट हमें बारिश की एवज मिला, वही कुदरत का निजाम जो सकलैन साहब कहते थे ना, कुदरत का निजाम, और मुश्ताक साहब कहते थे, तो वही वाली बातें हुई। तो हम कुदरत के निजाम की वजह से चल रहे हैं। अब रही बात वुमेन्स टीम के हवाले से, मैं आपको बात करूं, मोहम्मद वसीम साहब का क्या होगा, यहाँ टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा, फिर वो मुलाजमत उनको कोई ना कोई टीवी चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत, आज भी वो समझते हैं कि वो जो है 24-25 साल के नौजवान है और क्रिकेट पर बड़ा उनका वसी तर तजर्बा है, तो आगे किसी ना किसी टीवी चैनल पर अपना चूरन बेचेंगे, और अगर वो चूरन बिक गया तो उनकी नौकरी वहां टीवी चैनल पर चल रही होगी, बोर्ड पर तनकीद करेंगे और फिर वापस से वो बोर्ड का पार्ट बन जाएंगे। तो ये जो आने जाने का सिस्टम है ना, इसको बोर्ड को बंद करना होगा। ईमानदार लोगों को लाएं, आप लाएं, आमिर सोहेल को क्यों नहीं लाते सिस्टम के अंदर? आमिर सोहेल की जगह बनती है, वो नहीं नजर आते। मोइन खान की जगह बनती है, वो नजर नहीं आते। शोएब अख्तर की जगह बनती है, वो नजर नहीं आते। मोहसिन हसन खान की जगह बनती है, वो नजर नहीं आते। वो भी सारे टीवी चैनल्स पे ही नजर आते हैं ना, ऑब्वियसली वो भी तो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए सारे। नहीं, शोएब अख्तर के हवाले से आप अगर उन्हें कोई टास्क दें, पिंडी के, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पिंडी का उन्हें आप ब्रांड बनाया और कहे आपको ये टास्क है, आपने वहां से फास्ट बॉलर लाने आने, आपने पूरे पाकिस्तान से फास्ट बॉलर्स को जमा करना है। ताबिश, इट्स अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, वी विल डिस्कस इट लाइक इन सम अदर टाइम, बट आज का बताएं कि आज जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? पाकिस्तान जीतेगा कि पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा? प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन ये है कि कौम ने जब से 1945 के बाद से आज तक हमारी कौम दुआएं कर रही है। उम्मीद है कि कौम आज भी दुआएं करेगी, अपनी टीम को सपोर्ट करेगी, आप और मैं भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी टीम है, और सपोर्ट के साथ टीम ने परफॉर्म करना होगा। हिना ने और ताबिश ने तो बैटिंग और बॉलिंग नहीं करनी, शाहीन ने बॉलिंग करनी है, उसकी कमान शाहीन ने संभालनी है। बैटिंग साइम अयूब से लेकर जो हमारे बैटर्स जो उन्होंने अदा करनी है, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उस इंटेंट के साथ उन्हें खेलना होगा। अगर वो इंटेंट के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर नताइज पाकिस्तान के लिए उतने फायदेमंद नहीं होंगे। और रही बात कप्तानी की, तो कप्तान को अपने तमाम तर जो फैसले हैं उसे सही अंदाज से तरतीब देना होगा। विदाउट हिज डिसीजन थिंग्स नेवर विल चेंज एंड इट हैज डिपेंड्स ऑन सलमान अली कैप्टनसी। Obviously will depend on the captain as well. Thank you so much ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत डिटेल डिस्कशंस की है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के प्रॉब्लम्स के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी उन्होंने एक कहते हैं ना कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ दी है कि उस्मान तारिक जो है वो आज डेब्यू करेंगे और मे बी इब्रार अहमद को ड्रॉप कर दिया जाए। और देखना ये है कि नसीम शाह या इब्रार अहमद में से कौन ड्रॉप होगा। और उस्मान तारिक जो है हमने देखा है जो PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे हैं, वो आज डेब्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, बाय द एंड ऑफ द डे ये खेल है, ये पाकिस्तान का नाम है, और खेले जो भी बल्कि फुल लगन से खेले और ये समझ के खेले कि बाय द एंड ऑफ द डे वो टीम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। जदीद तिब में इलाज के नए दौर का आगाज़ हो चुका है और इस दौर का सबसे इनकलाबी शोबा है रीजनरेटिव मेडिसिन यानी अहाई तिब। और ये वो शोबा है जिसका मकसद सिर्फ अलामात का इलाज नहीं है बल्कि खलियाती सदा जिसको सेलुलर लेवल कहते हैं, फिर जिस्म की अपनी मुरम्मत और बहाली की सलाहियत को मुतहरिक करता है। रीजनरेटिव मेडिसिन में 2 बड़े जो है इलाजी तरीके आलमी सतह पर तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। और स्टेम सेल थेरेपी की अगर बात की जाए, वो बॉडी को नेचुरल रिपेयर सेल्स में कहा जाता है। ये वो बुनियादी खुलिये हैं जिनमें जिस्म के किसी भी टिश्यू या अज़ा में तब्दील होने की सलाहियत होती है। इन्हें आम तौर पर हड्डी के गूदे, बोन मैरो या फैट टिश्यू से हासिल किया जाता है और मुतासरा हिस्से में इंजेक्ट करके जोड़ों, असाब, हड्डियों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाज ने कहते ना घुटनों के जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल और खेलों की चोटों में शानदार नताइज दिखाएं। उसके साथ साथ जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं
उसके ऊपर भी जो थेरेपी है, ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है। और अगर हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की बात करें, खून से हासिल करदा जो जुज़ है वो कुदरती तौर पर ग्रोथ फैक्टर्स फराहम करता है। ये फैक्टर्स जिस्म में नए खलियों की नशोनुमा और टिश्यूज़ जो हैं उनको तेज़ करने में काम करता है। इसमें मरीज़ के अपने खून को निकाल कर जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन से कहते हैं प्रोसेस किया जाता है और हासिल शुदा जो PRP को मुतासरा हिस्सों में इंजेक्ट किया जाता है। PRP इलाज ख़ास तौर पर घुटने के दर्द, कंधे के मसाइल, चेहरे की जिल्द को कहते हैं ना कि वैम्पायर फेशियल और बालों के गिरने के इलाज में बहुत ही मौसर हुआ है। ना सिर्फ मौसर बल्कि बहुत पॉजिटिविटी भी लेकर आया है। रीजनरेटिव पेन मेडिसिन मैनेजमेंट, दर्द के मुस्तकिल इलाज में रीजनरेटिव मेडिसिन अब रवायती दर्द जो है अद्वियात और सर्जरी का मुतबादिल बन रहा है। ये इलाज कुदरती कम नुकसानदेह और तवील मुद्दती नताइज फराहम करता है, खुसूसी मरीजों के लिए जो जोड़ों के दर्द, घुटनों के नुकसान या कमर के दायमी दर्द में मुब्तला हैं। दुनिया भर में माहिरीन इस मैदान को मुस्तकबिल की दवा करार दे रहे हैं, एक ऐसा तरीका इलाज जो खुलियों की मुरम्मत से ज़िंदगी की तवानाई वापस लाता है। और आज हम बात करेंगे रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, पेन मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे क्योर किया जा रहा है और कितने मरीज अभी तक पाकिस्तान में क्योर हो चुके हैं। तो हमें ज्वाइन किया है पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद अनवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ मैंने आज पढ़ी है। नॉर्मली मैंने ये एक आधा इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया किया था, वो भी एक डॉक्टर बाहर से आए थे जिन्होंने कहा कि हम ये बायर कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गन रीजनरेट हो रहे हैं और मेडिसिन और पेन पे काम हो रहा है, ऐसा कम देखने में आया है। थैंक यू सो वेरी मच। देखें जी, रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, आपने कहा कि जी मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल नहीं, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो इस स्पेशलिटी में लीड कर रहे हैं दुनिया में। अच्छा। अभी मैं लास्ट संडे को वापस आया हूँ UAE से, वहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस थी अमेरिकन सोसाइटी एंड बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन की। वहाँ पे मेरे 2 कीनोट लेक्चर्स थे और पूरी वर्कशॉप्स कराई हमने, जो नई टेक्निक्स जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें तकरीबन 750 डॉक्टर्स शरीक हुए पूरी दुनिया से। जहाँ तक पाकिस्तान में रीजनरेटिव मेडिसिन का ताल्लुक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी 2 लेवल पे काम हो रहा है। कोई भी स्पेशलिटी जो है, ख़ासकर अगर हम रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो इसके 2 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट रिलेट करता है क्लिनिकल एप्लीकेशंस के साथ, जिसमें फिजिशियंस जो इस स्पेशलिटी में ट्रेंड हैं वो काम कर रहे हैं, और दूसरा सेगमेंट है जिस पे ये सारा कुछ खड़ा है, वो है बेसिक साइंस की रिसर्च। कि हमारे जो बेसिक साइंटिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी से, जेनेटिक्स से, सेल बायोलॉजी से, रीजनरेटिव मेडिसिन में जिनके PhD या पोस्ट डॉक्टरेट हैं, वो प्रोडक्ट और रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और हम लोग एज फिजिशियंस, एज क्लिनिशियंस, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स, उनकी सेफ्टी, एनिमल ट्रायल्स वो करके फिर जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा जदीद और ज़्यादा अपडेटेड है। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बताया है कि पाकिस्तान में ये जो है ये काम हो रहा है और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल भी कर रहे हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन है क्या? सबसे ज़रूरी बात यह है। और क्या ये जो नॉर्मल इलाज है, रवायती हमारा ऑर्थोडॉक्स तरीका है, उससे कितना डिफरेंट है? देखिए, अगर रीजनरेटिव मेडिसिन को मुझे सादा तरीन अल्फाज में एक्सप्लेन करना है तो मैं ये इस तरह से समझाऊंगा कि अल्लाह ने इंसानी जिस्म में हर कैपेसिटी रखी है हील करने की। अल्लाह कुरान में ख़ुद फरमाते हैं 4 चीज़ों की कसम खा के कि मैंने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया। कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका अल्लाह ने इलाज नहीं रखा हो? तो रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, जैसे नाम बता रही है कि हम बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनको रीजनरेट करते हैं और उनका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करते हैं। अगर हम क्रॉनिक या दायमी या जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली हो क्या रहा है, सेलुलर डिसफंक्शन है
कि आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो असल कारखाना या एनर्जी हाउस हैं जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बेस पे सेल, ऑर्गन्स और बॉडी फंक्शन करती है। ये एनर्जी सेल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होता है कि जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है तो बॉडी के सेल्स या माइटोकॉन्ड्रिया जब काम नहीं करते तो बॉडी में वेयर टेयर जो है वो बढ़ जाती है और जो रिपेयर वर्क है वो नहीं होता। तो रीजनरेटिव मेडिसिन जो है वो जो बैलेंस है जो उम्र के साथ कि जी वेयर टेयर में ज़्यादा होता है और रिपेयर वर्क नहीं होता, उसको शिफ्ट करती है टूवर्ड्स रीजनरेटिव कास्केड। तो ये बॉडी के अंदर अल्लाह ने कैपेबिलिटी रखी है, हम सिर्फ उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें कि रीजनरेटिव मेडिसिन की जो बेसिक इस टाइम 3 मोडालिटीज़ हैं, आपने 2 का जिक्र किया, तीसरी भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है जो जिससे स्टार्ट हुआ वो PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है। सेकंड स्टेम सेल ट्रीटमेंट है या स्टेम सेल थेरेपी है, जिसमें ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी जो हम बोन मैरो से लेते हैं सबसे पुराना, फिर एडिपोज टिश्यू से, अब जो लेटेस्ट है वो पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं, और उसमें जो हमें सेल्स मिलते हैं वो उतने ही तगड़े हैं जितने आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है एक्सोसोम या सीक्रीटोम्स। ठीक है, एक्सोसोम्स। जी, एक्सोसोम्स जो हैं या सीक्रीटोम्स जो हैं ये छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं जो हर सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम रीजनरेटिव मेडिसिन में बात करें तो जो एक्सोसोम्स हैं वो मीजनकाइमल सेल्स जो बॉडी का असल जो वर्क हॉर्स है उन सेल्स से लेके, और ख़ासकर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में वो आप जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो माँ और बच्चे का कनेक्शन है, उस वक्त उसका कोई सेगमेंट लेते हैं, उसकी जेली, वाटन्स जेली लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूइड ले सकते हैं आप, अम्बिलिकल ब्लड ले सकते हैं, या कॉर्ड इटसेल्फ लेके उसको प्रोसेस करके पहले आप सेल्स जो हैं उनको कल्चर करते हैं, उसके बाद उसमें से एक्सोसोम्स हार्वेस्ट करते हैं। एक्सोसोम्स का बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान में या दुनिया के सारे ममालिक एक्सेप्ट साउथ कोरिया वो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रीटमेंट को अप्रूव करते हैं। ऑटोलोगस मींस कि आप खुद ही डोनर हैं, खुद ही रेसिपिएंट हैं। ठीक है। कि मेरे सेल्स आपको या मेरे सेल मेरे भाई के सेल्स आपके अंदर ही इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपके ही दोबारा लग रहे हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि जी कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई ऐसी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, आपको पता है। जी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, सॉरी, कि ऑटिस्टिक बच्चे इससे ट्रीट हो रहे हैं। हर चौथे में से एक बच्चा पाकिस्तान का ऑटिस्टिक है नॉर्मली, ये हमने देखा, पूरी दुनिया में भी हो गया हुआ है। तो ऑटिज्म इससे कैसे ट्रीट हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत परेशान है और वो समझते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा सारी जिंदगी ऑटिस्टिक रहेगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है जिसमें बच्चों में बड़े टिपिकल सिम्टम्स आते हैं कि उनमें या तो स्पीच का रिग्रेशन होता है या स्पीच डेवलप नहीं होती, उनमें टेंट्रम्स हैं, उनमें सेंसरी इश्यूज हैं, वो हाइपर एक्टिविटी है, तो उसके साथ साथ ADHD और ऑटिज्म दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। वो रेस्टलेसनेस है, शाउटिंग है, हिटिंग है, और ये बच्चे रिग्रेस करते हैं इसके साथ। तो जो बेसिक इसकी जो पैथोलॉजी है वो स्टार्ट होती है अर्ली एज में, अराउंड 18-20 मंथ्स की एज में। मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, वायरल इन्फेक्शन है, पोस्ट आपकी वैक्सीन फीवर हो सकता है, मुख्तलिफ वजहों से कंजेनिटल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़ना है। हम सब लोग कन्विंस्ड हैं कि माएँ आजकल बिज़ी हैं और वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। मोबाइल की जो ब्लू लाइट है वो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, या और भी वजूहात से हो सकता है। उसकी वजह से इनिशियली इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है जिसमें बच्चा अपने आप में चला जाता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं होता, और ग्रेजुअली ये जो इन्फ्लेमेशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में चेंज होती है और बच्चा लॉन्ग टर्म सफ़र करता है। अगर हम बात करें कि रीजनरेटिव मेडिसिन इसको किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, देखें जैसे बाकी डिजीज़ का आपने जिक्र किया, डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, स्पाइन की डीजनरेशन है, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, इसी तरह जब सेल्स जो हैं जो ब्रेन के हैं और ख़ासकर ब्रेन के 4-5 हिस्से हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल एरिया है, एमिगडला है और सेरिबेलम है, ये मेन एरियाज हैं जो डिसफंक्शन करते हैं तो सिम्टम्स आते हैं। तो रीजनरेटिव मेडिसिन वो चाहे PRP की शक्ल में है, एक्सोसोम्स की शक्ल में है या स्टेम सेल की शक्ल में, वो जब हम बच्चों को IV देंगे
या इंट्रामस्कुलर देंगे तो उससे वो सेल्स जो हैं वहाँ पे होम करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इनिशियली वो जो ऑलरेडी वीक सेल्स हैं, जो वीक माइटोकॉन्ड्रिया है, जो प्रॉपरली काम नहीं करते, उनके फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंडली, इन 3 to 6 months टाइम स्टेम सेल्स में अल्लाह ने ये करैक्टर रखा है कि ये इनिशियली जब इनका काउंट या तादाद कम होता है तो ये डॉटर सेल्स बनाते हैं और अपनी तादाद को इंक्रीज़ करते हैं। जब इनकी तादाद इंक्रीज़ होती है तो ये एटिपिकल डिवीजन में जाते हैं, जिसमें ये एक डॉटर सेल जो स्टेम सेल होता है और एक स्पेशलाइज सेल बनाते हैं। तो ये जिस जगह पे पहुंचते हैं या आप इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके सेलुलर फंक्शन भी इम्प्रूव करते हैं और लेटर ऑन वो जाके वहाँ पे नए नर्व सेल्स और वो सारा कुछ बनाते हैं, जिससे जो रूट कॉज है वो ट्रीट होता है। अच्छा, तो इट मींस इट्स ट्रीटेबल नाउ। इट इज़ 100% ट्रीटेबल, क्योंकि अल्लाह का वादा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा नहीं। ग्रेट न्यूज़ कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इसे इस वक्त अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास 600 से ज़्यादा बच्चे राइट नाउ अंडर ट्रीटमेंट हैं और कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो इम्प्रूव नहीं कर रहा। सो दैट्स वेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान में जो है इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, दैट्स अनदर ग्रेट थिंग। थोड़ी सी मुझे और बताएं कि इस रीजनरेटिव मेडिसिन से और कौन कौन से इलाज जो है मुमकिन हो रहे हैं। हमने शोल्डर की बात की है, हमने घुटनों की बात की, इसके पेन मैनेजमेंट की बात की, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो भी रीजनरेट हो सकते हैं? देखें, जो बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं, एक है सेल बेस्ड थेरेपीज़ जो हम क्लिनिक्स में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं। दूसरा जो लैब में जो है टिश्यू इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसके साथ 3D बायोप्रिंटिंग, इन दोनों को कंबाइन करके, जहाँ तक मेरे इल्म में है, पाकिस्तान में कान पूरा रीजनरेट हो चुका है। अच्छा। आप स्किन जो है उसको रीजनरेट कर रहे हैं और वो सेगमेंट बजाय कि आप कहीं और से लेके बर्न के पेशेंट्स में यूज़ करें, वो हो रहा है। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो बीमारियां जिसको हम यूजुअली नाकाबिले इलाज समझते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल, बच्चों की ऑटिज्म पे बात हो गई, सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा जो न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस हैं, पार्किंसंस डिजीज़ है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़। तो इन सब में, और इवन ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं सिर्फ रीजनरेट नहीं करते, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो वो जो जिस्म खुद से लड़ा होता है ऑटोइम्यून कंडीशंस में, वो नॉर्मलाइज होता है। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल होप। वो मतलब बात वही है कि अल्लाह ने तो 1500 साल पहले बता दिया। बढ़ गई है, वैसे से चीज़ें जो है डिस्कवर होती जा रही हैं। डिस्कवर होती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, से मुझे बताएगा कि तरीका इलाज जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई खतरात हैं? बिकॉज ऑब्वियसली लोग नई चीज़ों से जाने से डरते हैं। आज भी अगर आपने आर्थराइटिस की बात की तो लोग कहेंगे हम जाके अपना वो फिजियोथेरेपी करा लें, चलो तेल लगवा लें, अंदरूनी तो कुछ नहीं हो रहा ना, बैरूनी साइड पर हो रहा है। तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं और लोगों को कैसे बता सकते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? देखें, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, हमारे मुल्क में क्या होता है कि कोई एक सक्सेसफुल मॉडल देख के सैकड़ों लोग बग़ैर प्रॉपर सिस्टम से गुजरे, बग़ैर ट्रेनिंग लिए, सोशल मीडिया और जगह जगह ऐड करके। तो मेरी पेशेंट से ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, काइंडली आप किसी भी रीजनरेटिव मेडिसिन के सेंटर पे जाएं तो ये मेक श्योर करें कि जो वहाँ पे फिजिशियन है वो प्रॉपरली ट्रेंड है। और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके PMDC लाइसेंस पे रीजनरेटिव मेडिसिन की डिग्री जो अमेरिकन बोर्ड से मिली वो आई थी। अब और कोई दर्जन से ज़्यादा हमारे फेलोज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए हैं। इसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं उनसे ये ज़रूर पूछें कि आपके पास जो फैसिलिटी है कि आपके पास रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल की लैब है, क्योंकि ये एक बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट है जी। इसके लिए आपको बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब मिनिमम रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे आप सेल्स को, PRP को, इन चीज़ों को प्रोसेस करें। और अगर उन डॉक्टर साहब जो भी हैं या डॉक्टर साहब प्रॉपरली ट्रेंड हैं, उनके पास उसकी डिग्री है और फैसिलिटी है प्रॉपर लैब की, तो आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, और ये एथिकली किया जाए तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रादर पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इसमें आपको साइड बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव स्पेशलिस्ट जो हैं। आप इनको PKLI फारूक हॉस्पिटल और सुपे यूनिवर्सिटी में भी आप इनसे मदद कर सकते हैं।
हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासतौर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ब्रेन की डिजीज़ है, ऑटिज़म है, तो दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी, दिस इज़ द बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन और न्यू डिस्कवरी जिससे लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। व्यूज़ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। दुनिया बदल रही है और लगता है कि अब रेत के ज़रों में भी लग्जरी की चमक उतर आई है। जी हाँ, ये है सऊदिया अरब, वही सरजमीन जो कभी सहराओं, ऊँटों और खेमों की पहचान थी, अब जदीद रेत और शाहाना तर्ज ज़िंदगी की अलामत बन चुकी है। और इस जदीद तब्दीली की एक नई झलक सामने आई है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, सऊदिया अरब की पहली 5 सितारा लग्जरी ट्रेन। ये कोई आम ट्रेन नहीं है बल्कि एक चलती फिरती जो है शाहकार है, मास्टरपीस है। रियाद से रियाद तक तकरीबन जो है 800 मील तवील सफ़र, लेकिन ये सफ़र फासलों का नहीं है, तजर्बात का होगा। ये मंसूबा सऊदी अरब रेलवे के तहत इटली के मारूफ आर्सेनल ग्रुप के ताउन से तैयार किया जा रहा है। वही ग्रुप जो दुनिया की चंद मशहूर ट्रेन लग्जरी ट्रेन की डिज़ाइन में अपनी महारत के लिए जाना चाहता है। आर्सेनल के CEO अपोलो लाबीटना ने इस ट्रेन को बजा तौर पर एक मुतहरिक शाहकार करार दिया है, जहां अतालवी कारीगरी और सऊदी विजन एक दूसरे से मिलते हैं। 2026 के आखिर में ये ट्रेन जो है पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार होगी और इस वक्त तक जो है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है बल्कि तजुर्बे की नई जो है तारीफ बन चुकी है। 14 बोगियाँ, 34 जो है लग्जरी कमरे, 2 शानदार रेस्टोरेंट्स और एक खूबसूरत लाउंज जहाँ हर तफसील में सऊदी सकाफत का रंग झलकता है। कमरे सिर्फ आराम की जगह नहीं है बल्कि सऊदी विरसे की तस्वीर की कहानी है। ये ट्रेन सिर्फ 66 मुसाफिर एक वक्त में सफ़र कर सकेंगे, यानी कम लोग, ज़्यादा सुकून और मुकम्मल शाहाना एहसास। एक रात या 2 रातों के टूर जिसमें खिड़की से झांकते हुए आप देख सकेंगे रेत के समंदर, तारीखी खंडरात, शाह सुलेमान नेचुरल रिजर्व्स और वो तमाम मकामात जो कभी ख्वाबों में देखे जाते थे। ये ट्रेन सिर्फ सऊदियों के लिए नहीं है बल्कि दुनिया भर के उन सयाहों के लिए है जो रेगिस्तान को सिर्फ गर्म और सुनसान नहीं बल्कि खूबसूरत और पुरस्कार देखना चाहते हैं। ये है सऊदी विजन 2030 की हकीकी झलक, जहां रवायत, सियाहत और लग्जरी एक साथ सफर कर रहे हैं। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि सहराओं में भी ख्वाब दौड़ते हैं। रेल की रफ्तार के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने में आ सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोग जल्दी से जो है जैसी बुकिंग्स ओपन होती हैं, क्योंकि बहुत रश होगा, आप लोग ऑनलाइन बुकिंग्स कराएं। और जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं और उम्रा पे या इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, तो कभी भी मौका मिले तो प्लीज़ इस ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें और सफ़र करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम ऐसी लग्जरी को और ऐसी चीज़ों को देखें, एक्सपीरियंस करें और इंस्पिरेशन भी लें। तो व्यूअर्स, यहाँ हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सियासत के हवाले से। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मंजूरी के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर क़यादत नई सूबाई काबीना तश्कील दी गई है और गवर्नर ने वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई समरी पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है आज दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किद होगी, जिसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़रा से हल्फ लेंगे। सियासी इंतज़ामी हल्कों के मुताबिक ये काबीना सूबे में हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने, तरक्याती मनसूबे में तेज़ी और अवामी मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक जो है गवर्नर हाउस में जो है साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है, जिन्हें माशी पॉलिसियों के हवाले से तजुर्बाकार माहिर समझा जाता है। इसके अलावा जो है मैना खान, फजल शकूर, फैसल तुर्कई, आकिबुल्ला, शफी जान और खलीकुर रहमान और डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान और फ़खर जहां ताज मोहम्मद तरिंद को भी काबीना में नुमाइंदगी दी गई है, जिससे सूबे के मुख्तलिफ अजला में सियासी तवाज़ुन जो है कायम रखने की कोशिश की गई है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने काबीना में तजर्बा, नौजवान क़यादत और इलाकाई नुमाइंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की है। काबीना में मालियाती अमूर, दाखिला, तालीम, सेहत और बल्दियाती इदारों के अहम कलमदान दिए जाने की तवक्को की जा रही है। और मज़ीद हम इस पर डिटेल्स लेते हैं और हमारे साथ मौजूद है न्यू न्यूज़ नुमाइंदा पेशावर से लिहाज अली, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम लिहाज।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, लिहाज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने काबीना के इंतखाब में किन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखा है? सबसे पहले हमें ये बताएं। अब पहली बात जो आपने काबीना के हवाले से की, 13 रुकनी काबीना का ऐलान किया गया है, जिसमें 10 वज़रा हैं, 2 मुशीर है और 1 मावनी ख़ुसूसी है। इन 13 रुकनी सूबाई काबीना में जो 12 रुकनी सूबाई काबीना है वो अली अमीन गंडापुर के दौर की काबीना है। मतलब सिर्फ इसने शफी जान नामी जो कोहाट से उसका ताल्लुक है और सुहेल अफरीदी का इंतहाई करीबी दोस्त है, उसको मावनी खुसूसी लिया गया है और तवक्को है कि उसे इतलात का शुबा दिया जाएगा, जो इस वक्त पाकिस्तान के डिप्टी मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी है। काबीना में जो लिया गया है, खुद आपको पता है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ख़्वाह थे कि पार्टी के बानी चेयरमैन से उनकी मुलाकात हो और बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद ही वो एक बड़ी काबीना को तश्कील दे। लेकिन फिर आपको पता है कि अलीमा खान बीबी के ज़रिए बाकायदा तौर पर निगाह किया गया कि वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी काबीना तश्कील दे, बाद में वो इसमें इजाफा कर सकती है। क्योंकि खुद आपको पता है कि 14 अक्टूबर को हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद 30 अक्टूबर तक यानी 16 दिनों तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं थी। इसी वजह से सुहेल अफरीदी ने अपने करीबी साथियों से मशवरे के बाद जो 13 रुकनी काबीना लिया है, उसमें कोहाट से 2 अरकान और बुनेर से 2 अरकान शामिल है। बाकी मुख्तलिफ अजला में है, उससे उसका ताल्लुक़ है। जिस तरह मैंने भी बताया कि जो काबीना है उसमें मीना खान अफरीदी जो है वो सुहेल अफरीदी की इंतहाई करीबी शख्सियत समझे जाते हैं। अरशद अयूब है, अमजद अली है, बुनियादी तौर पर मुराद सईद के कोटे में आए, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़खर जहान। इसके अलावा आपने जिक्र किया काबीना का, 2 ऐसे सूबाई वज़रा हैं जो अली अमीन गंडापुर के दौर में मुस्ताफ़ी हुए थे। उसमें एक आकिबुल्लाह है और दूसरे का नाम है फैसल खान तरकई। वो दोनों वज़रा को दोबारा लिया गया और दोनों की खूबी है कि आकिबुल्लाह जो है वो असद कैसर के भाई हैं और फैसल खान तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 13 रुकनी जो टीम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें तवाज़न होगा? क्या वाकई जो अब वादे किए जा रहे हैं तरक्याती मंसूबों के, सेहत के, तालीम के और बानी PTI को छुड़वाने के हिसाब से, तो ये जो टीम है कर पाएगी? मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें से 13 रुकनी काबीना में से 12 रुकनी काबीना जो है सिवाय रियाज की, क्योंकि वो महमूद खान के दौर में थे के दौर के, जो जिस तरह अली अमीन गंडापुर का दौर था उसी तरीके से ये दौर भी चलता रहेगा। अभी आपने जिक्र किया कि कोई तरक्याती काम, तो तरक्याती काम बुनियादी तौर पर मुज़म्मिल असलम साहब को लिया गया है। तवक्को की जा रही है कि सूबे के माशी उमूर के हवाले से कुछ अहम फैसले होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और जो अहम बात हुई है कि आतिफ खान ग्रुप का कोई भी बंदा, जिसमें सूबाई सदर जुनैद अकबर भी शामिल है, उसकी किसी भी बंदे को काबीना में शामिल नहीं किया गया है। अभी देखना होगा क्या या जो आने वाली काबीना की मजीद अरकान है क्या उसमें उसको लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इस में अगर हम देख लें तो मीना खान अफरीदी, इसके अलावा जो आफ्ताब आलम है, फजल शकूर है, खलीक है, फ़खर जहां है, ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के करीबी साथी थे। बाकी मैंने जिक्र किया कि आकिबुल्लाह और फैसल तरकई जो हैं वो बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक जो है वो असद कैसर और शहराम तरकई के भाई होने के। ताज मोहम्मद तरन को भी लिया गया है जो महमूद खान के दौर में काबीना के रुकन थे। उन दिनों ने जेल खानाजात का महकमा पहले दिया गया था, बाद में उन्हें रेवेन्यू का महकमा दिया गया था। तो यूँ काबीना के हवाले अब देखते हैं कि किस तरह ये अपनी अफ़ाल सर अंजाम देते हैं या किस तरह अपनी जो महकमों के कलमदार तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, साबिक मुशीर ख़जाना जो है मुज़म्मिल असलम की जो शमूलियत हुई है, क्या ये माशी सिमत की निशानदेही करती है? आपने जिक्र किया मुज़म्मिल असलम का, तो एक 2 यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उमूर दरपेश थे। एक था ये कि खजानी के लिए मुज़म्मिल असलम को लिया जाए या तैमूर सलीम जगला को लिया जाए, जो महमूद खान के दौर के वजीर ख़जाना भी हैं और बदकिस्मती से उसे फ़ैल किया गया था 2024 के फरवरी के इंतखाबात में। तो बानी चेयरमैन की ख्वाहिश ये भी थी कि वो भी काबीना का हिस्सा बने। बाद में बताया गया कि उन्हें खजानी के अलावा सेहत का कलमदान भी दिया जा सकता है।
अब जब मुजम्मिल असलम साहब को लिया गया है तो मुजम्मिल असलम साहब जो अली अमीन गंडापुर काबीना की सबसे बड़ी जो खूबी बयान की जाती है कि हमने रकम बचाई है, मुख्तलिफ मदों में जो हमारे रिलीज थी, एक्सपेंडिचर थी, वो बड़ी स्मूथ थी, तो उसमें कहा जाता है कि मुजम्मिल असलम साहब का सबसे बड़ा हाथ है। अब देखते हैं मुजम्मिल असलम साहब उसको मजीद कैसे संभालते हैं। और आपको ये भी पता है कि अलीमा खान बीबी से कबल सलमान अकरम राजा ने उसका नाम लिया था। हालांकि अलीमा खान ने कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा था कि बानी चेयरमैन ने मुजम्मिल असलम का नाम लिया है, इसी वजह से सुहेल अफरीदी ने उनका नाम भी मुंतखब किया है। लेकिन तैमूर सलीम जगड़ा जिसको लिया जाना था, अब देखते हैं क्या सेकंड फेज में उसे लिया जाता है या नहीं। जी अच्छा, लिहाज नई काबीना में किसी ये जो है किस किस को जो है अहम ओहदे देने जाने का इम्कान है, या कौन से जो बड़े महकमे हैं उन किन किन वुज़रा को दिए जाएंगे? आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 4 जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो बड़े महकमे होते हैं। लोकल गवर्नमेंट, CNW, इसके अलावा इरिगेशन और फिर पब्लिक हेल्थ। तो अरशद अयूब साहब जो थे वो लोकल गवर्नमेंट थे, और अब भी गुज़िश्ता रोज़ भी जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने यही कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं लोकल गवर्नमेंट के महकमे को लूँगा। मीना खान जैसे अली अमीन गंडापुर ने अपने आखिरी दौर में CNW का महकमा दिया था, वो भी ख्वाहें कि वो CNW के महकमे का कलमदान संभाल सके। अमजद अली जो हाउसिंग का महकमा जिसने संभाल रखा था, अब उसके मुताबिक बताया जाता है कि वो किसी बड़े महकमे के लिए ख्वाह है। फजल शकूर आज भी लेबर के लिए है, लेकिन जो आकिबुल्ला खान है और फैसल खान तरक़ई है वो भी बड़े महकमों के ख्वाह हैं, और क्या उनकी कोशिश है कि किसी बड़े महकमे का कलमदान उनको दिया जाए। अब खलीकुर रहमान जिसे इससे पहले सेहत का महकमा दिया गया था, अब देखते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उन्हें तालीम के महकमे को ऑफर करने की भी कोशिश की गई थी। अब मेरे ख्याल में 1-2 दिन में मुख्तलिफ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने करीबी साथियों से मशावरत के बाद ही काबीना को जो हतमी शक्ल देने के साथ महकमे के जो कलमदान है वो भी जो है वो मुख्तलिफ वज़रा को दे दी जाएगी। अच्छा, हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है आज दोपहर 3 बजे है, तो कौन कौन सी शख्सियत जो हैं, सियासी शख्सियत मुतवक्के की जा रही हैं? एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत मुतवक्के कि जो जुनैद अकबर है, इसके अलावा पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली है, इसके अलावा जो दीगर सूबाई असम्बली है। लेकिन इससे हट कर ये बात भी की जा रही है कि जो वज़रा हैं अपने करीबी लोगों को भी लाएंगे। खुद आपने देखा होगा कि जब सुहेल अफरीदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी तो गवर्नर हाउस में तिल धरने की जगह नहीं थी। इतनी PTI के वर्कर, बिलखुसूस खैबर से जो कबायली ज़िला खैबर है, उनके आबाई हल्के से लोग लाए गए थे। तो आज भी तवक्को अब देखते हैं कि उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब कैसी होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई रहनुमा, इसके अलावा जो ज़िले की क़यादत है, वज़ीर आला होंगे और गवर्नर होंगे, यही सबसे बड़ी क़यादत है। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा नियो न्यूज़ पेशावर लिहाज अली, जो हमें अपडेट कर रहे थे सिचुएशन के ऊपर, और नई काबीना की जो तश्कील है वो आज होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो भी आज दोपहर पेशावर में, पेशावर गवर्नर हाउस में मुतवक्के है, जहाँ जो है बहुत सी सियासी शख्सियात का बिल्कुल उनकी शिरकत भी मुतवक्के की जा रही है। और इसके साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या जो नई काबीना बनने जा रही है उसके ऊपर क्या रिटेलिएशन आएगी, और अहम ओहदों के मुतालिक भी बात कीजिए है कि किन किन लोगों को जो है अहम ओहदे दिए जाने भी तवक्को की जा रही है। तो मज़ीद हम देखेंगे कि आज क्या होता है हल्फ बर्दारी की तकरीब के ऊपर, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। कोई तेरी और खुदाया और कुछ नहीं सुझदा, जिस दीवे नू आप जगावे, कद किसे तो बुझदा,
हर कोई आखे तेरा तेरा, ओ मैं भी आखा तेरा, इंज ते मौला गल नहीं बनदी, कदी तू भी कह छड़ मेरा। ते खस खस जिना ओ कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू वड्याया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, महल चढ़ाया मेरे साया। एक गुना मेरा मां प्यो वेखे, ओ दे दे देस निकाला, लख गुना मेरा हादी वेखे, ओ पर्दे पावन वाला। जिन्ना दे तन तेरा इश्क समाया, ओ ना नहीं इथों जाना, भावें सोने मिलन हजार, असान यार वटाना। दर दर दी दुर दुर नालों तू बन जाई कोई दरदा, जे तू बन गयो कोई दरदा, मालिक सारे करदा। बहुत खूबसूरत। व्यूअर्स, हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जो पुलिस की वर्दी में मलबूस होते हैं मगर ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं, सूफियाना कलाम पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ कहते हैं ना कि नात शरीफ और हम शरीफ की भी बहुत अच्छी तरीके से तर्जुमानी भी करते हैं। और इनकी वीडियोज़ आपने देखी हैं, बहुत वायरल होती हैं और काम ये करते हैं लोगों को प्रोटेक्शन देने का, मगर दिल में इतना दर्द भरा हुआ है, दिल में इतना सोच भरा हुआ है। खूबसूरत आवाज़ के साथ हमेशा से ही हमारी स्क्रीन का हिस्सा रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एक वर्दी के पीछे इतना दर्दो सोज कैसे भरा हुआ है। तो मैं वेलकम करती हूँ शाहिद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कैसे हैं शाहिद साहब? करम करम जी हुजूर। शाहिद साहब, आप जब पढ़े थे ना कलाम, आपकी आंखों में ना ऐसे लग रहा था कि आपकी आंखें बयान कर रही हैं, तर्जुमानी कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये दर्द कैसे भरा हुआ है? एक इतना आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं, और वर्दी जो होती है ना एक डिफरेंट टास्क है, मगर ये जो गायकी है ये बहुत डिफरेंट है। ये एक खुसूसी अनायत है मेरे रब की कि मेरा रब जो चाहे जिससे चाहे जो ड्यूटी ले सकता है। ये करम नवाजी है मेरे अल्लाह की। और ये जिक्र जो है ना, इसके लिए फिर बंदे चुने होते हैं, सुनने के लिए भी, सुनाने के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राह नजात है। इसमें ये पैगाम मिलता है कि इज्जत इंकसारी, अदब, मुअद्दब रहना, ये आवाम के लिए भी है और डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि वो मुअद्दब रहें, बाअदब रहें, ताकि माशरे में अमन पैदा हो। अच्छा, कब से शौक़ पड़ा आप, मतलब कि एक सफ़र होता है ना, ये आपका सफ़र है, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ये मैं चूँकि स्कूल लाइफ में, नर्सरी में स्टार्ट में, चूँकि मेरी आवाज़ प्यारी थी, फिर नातिया कलाम का शौक़ था। अच्छा। आरफाना कलाम में फिर मैंने काफ़ी अवार्ड हासिल किए। और हमारे पर जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो हमारे IG साहब, सरदार मचौरी साहब IG मरहूम सरमद सईद हाजी बीबुरमान साहब, जितने भी हमारे IGs गुजरे हैं,
कुछ रिटायर्ड हो चुके जी। हैं और एक दो इस दुनिया फानी को छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने बड़ा प्यार किया कि आप हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं, ये चूँकि ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं, पुलिस लाइन्स में होते हैं, तो ये इनका दिल लगा रहेगा, वो बाहर से बंदा मंगवाना तो बड़ा मुश्किल है, तो आप कलाम सुनाएंगे तो ये छुट्टियाँ ना लेंगे, या आपकी तरफ तवज्जो इनकी हो जाएगी। तो ये बड़ा करम है, मैंने फिर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटरों में, लाइन्स में, और ये अपनी खिदमात जो है ना साथ साथ बिल्कुल अंजाम दी हैं आपने। अच्छा, किस किस आप प्लेटफॉर्म पे हम और नात पेश कर चुके हैं, या ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लोगों के लिए जो आप करते हैं? डिपार्टमेंट में भी बड़ी पजीराई मिलती है, जो भी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो फिर मुझे ही बुलाया जाता है। इसके साथ साथ चूँकि मैं हाई कोर्ट भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं मुझे बुलाते हैं नातिया कलाम के हवाले से, और मुख्तलिफ चैनल जो हैं वहाँ भी मैं खिदमत हासिल कर चुका हूँ उनकी, जैसे कि समय है, दुनिया है। तो कभी ये नहीं आपके अंदर काविश पैदा हुई कि मैं इसको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म से अपनी हमदो सना या नात मुबारका जो है वो लॉन्च करूं, या कोई रिकॉर्डिंग्स कराऊं? जी, अब तो हमारी जो ड्यूटी है ना, ये पाकिस्तान में जितनी भी पंजाब पुलिस है, पाकिस्तान पुलिस है, तो ये बड़ा टफ वर्क है। इसमें कोई पता नहीं चलता कि क्या हो जाना है, बस ये अल्लाह तवक्कल, ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और इस पर मैं समझता हूँ कि कोई गैबी मदद है मेरे अल्लाह की। जितने भी हमारे जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ये गश्त करते हैं, वर्क करते हैं, जब लोग आराम करते हैं तो ये उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जिससे आप रिलेट कर सकें कि आपको देखकर कोई चीज़ आप पे आमद हुई हो कि आप उसको पढ़ें या गाएं या लिखें, कोई ऐसा वाक़या कभी कुछ याद है ड्यूटी के दौरान? जी, काफ़ी वाक़या ऐसे, चूँकि मुझे काफ़ी बुजुर्गान दीन की ज़ियारत भी हुई। अच्छा। और मैंने ख़ुद भी एक दो कलाम लिखा, लेकिन मैं ज़्यादातर जो आरफाना कलाम मियाँ साहब का, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू साहब, वाह। तो ये चूँकि आरफाना कलाम भी जो ना, ये हमारी इस्लाह के लिए है, मुसलमान कौम के लिए है। ये सूफीज़म की दुनिया में ये बहुत बड़ा एक मैसेज है जो कन्वे करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम आपसे सूफियाना कलाम सुने, या मियाँ साहब की कोई कलाम हो, या बाबा बुल्ले शाह का कोई कलाम हो। मैं कलाम बाहू में दो तीन इशार पेश करता हूँ। चढ़वे चन्ना कर रुशनाई, तेरा जिक्र करें दे गलियां दे विच फिरन अज़ुरदार, जूं लालां दे वन जारे कोई ना थी वे कख जना थी पारे सिया पे उड़न हारे
ना रब खाने काबे ना रब विच मसीती मिलिया ना रब विच मेहराबे गंगा तीरथ मूल न मिलिया मारे पिंड बे हिसाबे जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू साडे मुक गए सब अज़ाबे दिल नू नमाज पढ़ाई होई नाही की होया जे नीति लोकां दे विखालन करन। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शाहिद अब्बास साहब, किस सूफ़ी बुज़ुर्गाने दीन को आप उनका कलाम पढ़ते हैं या कलाम शौक़ से सुनते हैं? जी मेरे लिए सब ही बड़े मुअद्दब, बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। कोई भी सूफ़ी नहीं ऐसा जिसने अपनी पावर का इजहार ना किया हो और अच्छा कलाम लिखा है। सब ने अच्छे से आला से आला लिखा है, लेकिन आज ज़्यादा जो चल रहा है वो मियाँ साहब का है, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद। तो मैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के दो अशार कोट मिठन वाले, वो हिजर भी है, चूँकि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो मेरे बैचमेट थे, वो शहीद हो चुके और पुलिस मुकाबले में। तो अल्लाह ताला उनको भी जवान रहमत में जगह अता फरमाए और जितने ज़िंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमाए। आमीन। और मैं दुआ करता हूँ हमारे डिपार्टमेंट की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे अफसरान बाला को अल्लाह सलामत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इस मुल्क में अल्लाह अमन और शांति वाली ज़िंदगी अता फरमाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप अर्ज़ करें, हम सुन रहे हैं। वे माही कदी साडे वेड़े कईयां मुद्दतां लाया घड़ियां हिजर तेरे विच रोमन अखियां जिवें सावन मादियां चढ़ियां ओदों दियां रोवण सिखियां जदों वाकफ तेरियां बनियां गुलाम फरीदा रोना ओदों मुकसी जदों बनन कफन दियां तणियां जदों बनन कफन कफन दिया तणियां मर वैसा पर छड़ सा नहीं जोक ते मंड महींदे बन वैसा मैं ते खाक पैरां दी जिथों लंघ सन यार चढ़ींदे पुलसन नाही कबरां तिकर दुख दर्द दिलींदे गुलाम फरीदा शाला छोटी उम्रे ना विछड़न यार
कहीं दे ना विछड़न यार कहीं दे कोई बन गया जीनत पखियां दी कोई छड़ के शीश महल चलिया कोई पलिया नाज़ा नखरियां विच कोई रेत गरम दे थल चलिया कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया इत्थे हर कोई फरीद परोड़ा कोई अज चलिया कोई कल चलिया कोई अज चलिया कोई कल चलिया। क्या आपने ट्रिब्यूट पेश किया अपने साथियों को, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूब हमारे साथ मौजूद थे शाहिद अब्बास जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं, कौम की खिदमत करते हैं और हम सबको आराम से कहते ना कि सुलाते हैं और ख़ुद जो हैं इतना सोज़ो दर्द भरा हुआ है उनके दिल के अंदर कि सूफियाना कलाम पढ़ कर जो है सबको महसूस भी करते हैं और मैसेज भी प्रमोट करते हैं। व्यूज़ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, एक ऐसा नौजवान जिसने ना सिर्फ मेडिकल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है बल्कि अपने फ़न से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये है डॉक्टर अरबाज अरशद, रूस में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी नौजवान जो 20 से ज़ायद ज़ुबानों में गाना गाने की सलाहियत रखते हैं। उनकी रूसी ज़बान में गाए गए मिली नगमे ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं बल्कि रूस के नेशनल TV चैनल्स पर भी नशर किए गए हैं। डॉक्टर अरबाज की कामयाबी का सफ़र किर्गिस्तान से शुरू हुआ जहां से उन्होंने स्कॉलरशिप पर रूस का रुख किया और तालीम के साथ साथ अपने फ़न को भी निखारा है। आज वो पाकिस्तान वापस आकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभरते हैं। एक ऐसी मिसाल है जो इल्म, हुनर और जज्बे की हसीन इम्तिजाज है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर अरबाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर अरबाज, आप पाकिस्तान से कब गए, कब आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की, कैसे गए, क्या कैसे कैसे स्कॉलरशिप्स आपको मिली, हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं 2019 में गया था किर्गिस्तान तो एक फ्रेंड के थ्रू, और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में MBBS में एडमिशन लिया। 3 इयर्स मैंने वहाँ से किए और उसके बाद फिर मैंने माइग्रेशन लिए, मॉस्को चला गया। तो माइग्रेशन कैसे ली मॉस्को के लिए? माइग्रेशन MBBS में लिए, ट्रांसफ़र। ठीक है। तो उसके बाद रशिया से मैंने डिग्री कंप्लीट की अपनी। ठीक है। तो उसके बाद डिग्री कंप्लीट करके आप फिर एंटरप्रेन्योर बन गए? जी, मैं सेकंड सेमेस्टर में था तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। किस चीज़ का? गारमेंट्स का। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे मार्केटिंग से काम स्टार्ट किया था और आउटलेट अपना बनाया। फिर सेकंड आउटलेट मैंने बनाया, देन मैंने सोर्सिंग स्टार्ट की है। जितनी भी पाकिस्तान की वेल नोन फैक्ट्रीज़ है, सदीक सन्स है, SGAR9, AZ अपैरल, तो इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। रशिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वेल रिप्यूटेड, मैक्सिमा ग्रुप है, मेलन फैशन ग्रुप, उनके लिए मैं सोर्सिंग करता हूँ। वो जितनी भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है वो मेरे थ्रू होती है। अच्छा, वो भी देख रहे हैं साथ साथ। और आपने डिग्री तो डॉक्टर की ली है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे? नहीं, तो फिर ये डिग्री क्यों ली आपने? तालीम जो है वो पैसे के लिए नहीं है। हाँ। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका कुछ और होना चाहिए। अदरवाइज़, जैसे मैं हमेशा से मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके एक्सपेंस उससे कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर आप जो है वो करप्शन करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पैशन लेके चल रहे हैं तो आप उसमें उसको किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं। तो कैसे सोचा था जब पाकिस्तान में थे कि मैं डॉक्टर की डिग्री जो है बाहर से करके आऊँगा? पाकिस्तान में तो इतने वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस है, वहाँ क्यों नहीं एडमिशन लिया? नहीं, बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे पास कोई इस तरह के सोर्स नहीं थे कि मैं यहाँ से जो है MBBS करता। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी किर्गिस्तान के लिए, लेकिन जब मैं उस टाइम पे गया तो मेरे पास यूनिवर्सिटी की फ़ी भी नहीं थी। फिर तो मेरी वालदा ने जो है, हमारे पास एक भैंस थी उनके पास, तो उन्होंने वो सेल करके मुझे भेजा था। फिर इनिशियली मेरे बड़े जो भाई हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सेकंड सेमेस्टर तक वो मुझे सपोर्ट करते रहे काफ़ी। देन जब कोविड आया तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया।
तो जब सब लोग पाकिस्तान आए, मैंने हाँ, बिल्कुल कोविड में तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान आ गए थे। ये सब पाकिस्तान आ गए थे, तो वो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेरे पास भी एक ही ऑप्शन था कि मैं पाकिस्तान वापस आ। कोविड हो गया था? जी कोविड था मुझे। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने वापस नहीं जाना और मैंने कुछ करना है, क्योंकि अगर मैं जाता तो मेरे पास कोई इतने सोर्सेज नहीं था कि मैं वापस दोबारा से मैं जा सकता। वेरी इंस्पायरिंग जर्नी यू हैव। तो फिर मैंने मेरे पास जो सैंपल्स है जो मैं खुद वेयर करता होता था वो मैंने लेके तो एक मार्केटिंग से काम स्टार्ट किया था, और फिर करते करते जो है वो मुझे कुछ। तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें, जिसमें वेस्टर्न वेयर है और वेस्टर्न डेनिम। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान से अच्छी डेनिम कोई नहीं बनाता। तो डेनिम जितनी लिवाइस देख लें, एडिडास, नाइकी, कोई ओवरऑल जितने भी ब्रांड्स हैं सारे पाकिस्तान से जाते हैं। या वियतनाम बन रहे हैं या पाकिस्तान? नहीं, वियतनाम बन रहे हैं या बांग्लादेश बन रहे हैं? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बाकी जो है हम अपना किसी को कंपटीटर नहीं समझते। अच्छा, कि जो अच्छी क्वालिटी दे सकता है। तो फिर म्यूजिक में कैसे आपने किया? पहले आपने डिग्री की, डॉक्टरी की, फिर आप आगे एंटरप्रेन्योर बन गए, तो अब म्यूजिक कर रहे हैं? नहीं, म्यूजिक भी मेरा पैशन है, मैं लेके जा रहा हूँ साथ। मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस का स्टार्ट से ही शौक है। इवन कि मैं रशिया नहीं गया था तो मुझे तब भी रशियन सॉन्ग्स आते थे। जैसे आपने भी बताया कि ऑलमोस्ट 20 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में मैंने। तो आप हमें आज कौन सी लैंग्वेज में गाना सुना रहे हैं? मैं आपको पर्शियन और अरेबिक सुना रहे। चलिए आप पर्शियन में पहले सुनाए ना, फारसी तो थोड़ी सी हम समझ जाते हैं, उर्दू के करीब करीब है। अच्छा। तो कल्बी मन निशसे कल्बे मनोश कैसे, तो एक रोसी रोसी गुफ्ते मनो निखसे, तो कल्बी मन निशसे कल्बे मनोश कैसे, तो एक रोसी रोसी गुफ्ते मनो निखसे, वो मन दश्ते खाफ नजन 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 अबरू गमरो, पास नजन 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 बिखल बिखसा, दास नजन 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 बोय नजनो, ओ मन दश्ते खाफ नजन 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 अबरू गमरो, पास नजन 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 बिखल बिखसा, दास नजन 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 बोय नजनो, ahmutu buton ahmeti rotmeniyo giriyaru basfo, giriyaru chetmutmeniyo guru bi harfo, zindagi bo dodi bi bo, tu qalbi man nishasi qalbi manosh kasi, tu ek rosi rosi gufte mano mikhasi, wo man dashte खाफ नजन 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 अबरू के गमरो, पास नजन 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 बेखल बेखसा, दास नजन 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 बोय नजनो। वाह जी वाह, इतना जबरदस्त आपने गाया है। ये फारसी ज़बान में इसका मतलब भी बता दें थोड़ा थोड़ा क्या है? इट्स ऑल अबाउट लव। इट्स ऑल अबाउट लव। ठीक है, ये कोई महबूब अपनी महबूबा को गा के सुना रहा है? वो बेसिकली वो छोड़ गई है उसको। अच्छा, तो वो मजनू बना हुआ है। बिल्कुल। वाह जी वाह। तो ये आपने गाने कहाँ से सीखे थे? बस वैसे ही सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। अच्छा, तो मेरी बात सुने, तो रशियन गाने में गाने भी फिर जब मैं रशिया गया था तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। गाना गाओ। एक रशियन, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो वहाँ पे विक्ट्री डे था। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने सिलेक्शन की थी, तो मैंने ऑलमोस्ट मुझे कुछ सेकंड थर्ड डे था मेरा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, मैं पूरी रात रटा लगाता रहा हूँ। मैंने जाके सुबह वो परफॉर्म किया तो मेरी सिलेक्शन हुई है। देन जो है मैंने उनके। तो आपको ये गिटारिंग आती थी, गिटार बजाना? नहीं, मैं वैसे मैंने सीखा है म्यूज़िक को प्रॉपर। मेरे टीचर है मंजूर मिर्ज़ा साहब सागर खान, वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, तो अभी मैं एल्बम भी कर रहा हूँ अपना। अच्छा, तो अच्छा, बड़ा कुछ कर रहे हैं आप, बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं आप। अच्छा, और कौन सी ज़बान में गाते हैं? किसी भी लैंग्वेज में। अब अरेबिक सुना देते हैं। अच्छा, अरेबिक में भी गाते हैं? वाह जी वाह, प्लीज़ हम तो सुनना चाहेंगे। हबीबी या नूरुल ऐन या साकिन ख़याली, हबीबी या नूरुल ऐन या साकिन ख़याली, आशिक बालिसनी वला गैरक फी बाली, हबीबी या नूरुल ऐन या साकिन ख़याली,
عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, आपका एक वाक़या भी बड़ा मशहूर हुआ था कि मुझे बताया गया था कि आप जब एयरपोर्ट पहुंचे थे रूस के, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक्चुअली रशिया की जो इमिग्रेशन है बहुत ज़्यादा टफ है और 90% वो डिपोर्ट कर देते हैं और वो वापस भी भेज देते हैं। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स गए थे वगैरह, उनको 2 को जाने दिया, बाकी 6 को वापस भेज दिया। जी, मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। मैंने खुद से अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, तो जो एजेंट था वो मुझे कहता था कि आपको जो है एयरपोर्ट क्लियरेंस लेटर इशू नहीं होगा, आपको जो है वो जाने नहीं देंगे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो उसके बाद उनने मुझे बिठा के रखा काफ़ी देर, ऑलमोस्ट कोई 2 आवर्स। उन्हें सारी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, तो मैं बेसिकली MBBS के लिए जा रहा था। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं था उस टाइम पे उन्होंने, तो मुझे वो डिपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं रशिया में नहीं आया था, मैंने आप लोगों के लिए नेशनल सॉन्ग्स आपके किए हुए, मैंने किर्गिज़स्तान के टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान के भी काफ़ी टीवी चैनल्स पे। तो मैंने जब उनको वो चीज़ें दिखाई तो उसके बाद पूरे एयरपोर्ट ने मेरे लिए क्लिपिंग की। अच्छा, और मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जाएं जी जाएं आप। उन्होंने कहा कि आपको जो है हम वेलकम करते हैं। अच्छा, तो अभी तो ये तो बड़ा अच्छा टिप है। जो लोग रशिया जाना चाहते हैं वो रशिया के गाने सीख ले। नहीं, एंट्री तो मिल नहीं जाएगी। रशियन काफ़ी टफ है। टफ है, कुछ तो सीख लेता है बंदा मोस्टली। अच्छा, तो आप कि ये कि ऑब्वियसली आप इतनी ज़बानों में, आप ये सारी ज़बानें बैठ के सुनते थे और फिर इनको मेमोराइज करते थे, क्या था आपका? मैंने कुछ देख लिया, कोई ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा है या वैसे मुझे किसी की कोई कंपोजिशन जो अच्छी लगी है उसको सुन लिया, देन उसको मैं हाफिज़ हूँ तो रटा मेरा बहुत पक्का है। अच्छा, तो हिफ्स किया हुआ आपने। माशाल्लाह जो हिफ्स करते हैं उनके दिमाग बहुत तेज होते हैं। तो बस मैं सुनता रहता हूं, आपका पक्का होता है। ऑलमोस्ट कोई भी सॉन्ग है किसी भी लैंग्वेज में, कोई 10 to 20 टाइम्स अगर मैं सुनता हूं तो मुझे याद हो जाता है। अच्छा, याद हो जाता है। हाँ जी। तो पढ़ाई भी बहुत जल्दी आपने कर ली होगी? हाँ जी, उसमें मैं स्टार्ट से मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन MBBS मैंने खुद की है सेल पे। अच्छा, लेकिन मैंने फैमिली से भी कुछ। अच्छा, जो लोग रशिया जाना चाह रहे हैं और अपनी डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जो मेडिकल वो पाकिस्तान में पे करते हैं वो समझते हैं कि इससे बेहतर है बाहर जाके कर लो, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर मिल जाएंगी? मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान में स्टडी करने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी या अब्रॉड, तो आप अब्रॉड जो है वो उसको प्रेफर करें, पाकिस्तान ना बैठे। नहीं, क्यों? अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की, 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे बिल्कुल होपलेस है, कि जिनको पता नहीं कि हमने डिग्री के बाद क्या करना है, या अभी के जो अपने कैरियर को लेकर जो वो सीरियस नहीं है, ये परेशान है। कैरियर काउंसलिंग का बेचारा स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आपकी एक तरह से आपके दिमाग में डाला जाता है कि आपने करना क्या है। डिग्री इसलिए परस्यू कर लेते हैं क्योंकि उनको जो नजर आती है सस्ती डिग्री उठा लेते हैं, लेकिन अब तो डिग्री भी खत्म हो गया, वो स्किल बेस भी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा अलमिया नहीं है। लाइक जैसे मैं कोटा 2 से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे क्या 90 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज जो है मार्क्स की मैट्रिक और FSC में 90% है कि वो लोग इतना पढ़ते हैं। लेकिन जब MD कैट देते हैं उसमें वो रह जाते हैं। उसके बाद जो है वो फिर डिफरेंट फील्ड्स में आ जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर में चला जाते हैं, कोई किस में, फिर वही स्टूडेंट्स जो है वो आके लेक्चरर लग जाते हैं किसी कॉलेज में। अच्छा, तो इसके बेहतर है कि वो बाहर चले जाएं, आप ये कहते हैं? जी जी, बाहर जाके पढ़ लें, अपनी डिग्रीज कर लें, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो वीज़ा पे होते हैं वो वापस आते हैं, फिर उनको अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट वगैरह। नहीं, ऐसा भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे चले गए, आप अपना कोई स्टार्ट करें कुछ भी। पाकिस्तान में भी जितने स्टूडेंट्स हैं या रशिया में है, मैं कहता हूँ कि डिग्री के साथ साथ आप अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है, कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाएं, या फिर कोई भी इनिशिएटिव लें आप बिज़नेस से। और जो लोग ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ भी, तो ये सारी की सारी झूठी बातें हैं। तो आप मार्केटिंग से स्टार्ट ले सकते हैं और काफ़ी बिजनेस है जिसको भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरबाज राशिद, और उनका साथ दे रहे थे नवाज़ अली।
गिटार पे थे और हमने आज बहुत इन्जॉय किया है। और व्यूअर्स आपको कैसा लगा, आप गाने जो हैं इनके रिपीट पे देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे जाके। और व्यूअर्स आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, हमारे कंटेंट में जाके कमेंट करेंगे। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।